तो कैसे हैं स्टूडेंट? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th सिविक्स, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, इसके अध्याय 1 जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि इससे पहले वाले अध्याय में ना मैं पॉलिटिकल साइंस का बाकी का चैप्टर समाप्त कर दिया। आप कहिएगा सर आप तो अभी एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं और बाकी का समाप्त कैसे कर दिए? तो मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट पीछे से पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है मैंने समाप्त कर दिया है। नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 नंबर से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सभी के सभी प्रश्न 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? कौन सा कथन है जो कि क्या है स्टूडेंट? सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है ना, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ये जो है क्या है, ये लागू नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी का 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों कथन जो है ये लागू होता है। आप लोग वीडियो को रोक के पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मैं आपको बता दूं कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। जहां क्या होता है, सामाजिक विभाजन, सामाजिक, ठीक है, अंतर एक दूसरे को टकराता है तो वहाँ पर क्या होता है, टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा क्या है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। एक व्यक्ति की, मेरे प्यारे बच्चों, कई पहचान है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और 2 ये दोनों क्या है, ये दोनों सत्य कथन है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए समझ में आ गया। इन सब चीज़ को जो है ना आपको समझना होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए तीसरा नंबर का है कि निम्नलिखित व्यक्तियों, ठीक है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद का विरोध नहीं थे? अर्थात लोकतंत्र में कौन थे जो रंगभेद का मतलब समझे, जो हम लोग कहते हैं कि वो काला है वो गोरा है, ठीक है। ऐसे काला गोरा का जो हम लोग भेदभाव करते हैं ना, तो वही रंगभेद का विरोध नहीं करते थे। तो जेड गुडी जी जो थे ये क्या करते थे, ये व्यक्ति जो थे जेड गुडी, ये रंग भेद का विरोध नहीं करते थे, काला उजरा वाला बात नहीं करते थे, ठीक है। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो पाकिस्तान का हो जाएगा स्टूडेंट इस्लाम, ठीक है। पाकिस्तान इस्लाम कंट्री है ना। और हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष, यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार है। और इंग्लैंड का हो जाएगा प्रोटेस्ट, ठीक है। इस तरह से ये मिल जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, इस तरह से प्रश्न बनता है आप लोगों की एग्जाम में। चलिए 5वां नंबर का जवाब देंगे आप लोग स्टूडेंट कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिक विभाजन मतलब जो स्त्री और पुरुष में, लड़का लड़की में जो भेदभाव किया जाता है, वही लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? तो हमारा अभिप्राय स्टूडेंट समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी जाने वाली, ठीक है, दी गई असमान भूमिका से। लैंगिक विभाजन जब भी रहेगा तो समझिएगा कि स्त्री और पुरुष के बीच जो है ना असमान भूमिका होता है। यानी स्त्री और पुरुष के बीच क्या होता है, असमान भूमिका। यानी कि स्त्री के लिए जो हम लोग कहते हैं ना कि तुम लोग ये कपड़ा मत पहनो, वो कपड़ा मत पहनो, ठीक है। लड़का जहाँ मन तहाँ जा सकता है लेकिन लड़की नहीं जा सकती है। तो ये सब लैंगिक विभाजन के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर का अब आप लोग जवाब देंगे स्टूडेंट कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है ना क्या है, औरतों के लिए अर्थात महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ पर? तो पंचायती राज व्यवस्था में। आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग का कोई दोस्त है, ठीक है, तो उसे भी शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पर है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? बताइए किस आधार पर मेरे प्यारे बच्चों ये आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है, श्रेष्ठ है। समझ में आ गया? तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे।
8वां का है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो भारतीय संविधान के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, यह एक धर्म को राज्य की धर्म बनाता है, ये कथन गलत है। ठीक है, संविधान कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि एक धर्म को राज्य के धर्म बना दो, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का देखिए क्या है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव, अर्थात सभी धर्म क्या है, एक समान है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को याद रखेंगे। 10 नंबर का है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन मेरे प्यारे बच्चों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यही कथन क्या है, तो यही कथन मेरे प्यारे बच्चों सही है, ऑप्शन नंबर ए। फिर से देखिए कि संविधान जो है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मानहानि करता है, अर्थात संविधान जो है वो धर्म के आधार पर किसी से हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी ये सब जो 3 कथन है वो गलत है। 11 नंबर का मैं वो सब नहीं पढ़ता हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो और आप लोग को बोरिंग ना लगे। समझ में आ गया। चलिए अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो रोक के जरूर पढ़ लेंगे। 11 नंबर का है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। जो सांप्रदायिक राजनीतिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आधारित होता है धर्म पर आधारित होता है। सांप्रदायिक जहाँ पर भी आएगा तो समझ जाइएगा धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए 12 का है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। लिच्छवी जो गणतंत्र है वो बिहार में क्या है, अवस्थित है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 13 का है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। तो यह मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। समझ में आ गया। चलिए कौन सा देख लेते हैं अब हम लोग। 14 नंबर का देखते हैं कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है कितना है। तो 40% ही महिलाओं की भागीदारी है कृषि में, अर्थात खेती वगैरह में महिलाओं की मात्र 40% ही क्या है, भागीदारी है, भूमिका है। अगला बाकी 60% पुरुष ही करते हैं खेत में काम। ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा इलाका है जहाँ पर महिला खूब जो है कि मन लगा के खेतों में काम करती है। 15 का है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था। तो ये पुस्तक मेरे प्यारे बच्चों कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था, तो कौटिल्य ने लिखा था। मैं आप लोगों को क्वेश्चन टोटल 24 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। ठीक है, और 24 में जो है कि आप लोग को जरूर 1 से 2 प्रश्न फंसेगा। तो इन सबों प्रश्नों को क्या करके रखना है, आप लोगों को याद करके रखना है। ठीक है, चलिए 16 नंबर का है कि एन क्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे। कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे, तो घना के राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, 17 का है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था। ब्रुसेल्स में क्या किया था स्टूडेंट, बहुमत का गठन किया था। तो कौन किया था, याद रखिएगा डच भाषी समुदाय। ठीक है, डच भाषी समुदाय ने किया था। अगला है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। तो शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया है। चलिए 19 नंबर का देख लेते हैं। क्या है कि नेपाल के किस राजा ने, ठीक है, नेपाल के कौन से राजा थे जो कि प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो राजा ज्ञानेंद्रन कर दिया था। ठीक है, राजा ज्ञानेंद्रन जो थे वो क्या कर दिए थे, प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिए थे। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। चलिए 20 नंबर का है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो सबसे लोकप्रिय रूप अगर पूछा जाए तो लोकतंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है किसका, कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। बताइए निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, बताइए। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बेल्जियम। ठीक है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, तो बेल्जियम था। ठीक है, चलिए अगला है कि जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन क्या है, तो म्यांमार है। ठीक है, ये म्यांमार देश है जनमत पर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि हम लोग का अंतिम प्रश्न है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्याय शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, मतभेद में सामंजस्य, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से 24 प्रश्न को समाप्त कर लिए। देख सकते हैं आप लोग कि अध्याय 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ देखते हैं ना काला से टिक लगा हुआ है, मैंने समाप्त कर दिया है। तो नहीं देखें तो देख लेंगे। अगर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।